नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। देखिए, आज अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इन 20 प्रश्नों को करने के बाद अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करोगे। ग्रेड 3 के लिए जो जीके हम पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का है, ये वीडियो देख करके आप समझ जाओगे। इसके अलावा अगर आप डेमो वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेस नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डेमो वीडियोस देख सकते हो ग्रेड 3 के जीके के कोर्स के। और निश्चित ही आपको कोर्स पसंद आएगा। बहुत डीप में, बहुत अच्छे से जो चीज़ें अपने काम की हैं उनको बहुत तरीके से आपको उसमें पढ़ाया गया है। आप ज्वाइन करोगे, आपको बेनिफिट होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी में इस टॉपिक में से प्रश्न आते हैं। और बहुत अच्छे प्रश्न अभी तक आने शुरू नहीं हुए हैं, मैं यही कहूँगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न अभी आ रहे हैं। तो अच्छे स्तर के प्रश्न भी क्या बन सकते हैं, वो भी सारी बातें कवर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न है आपके कि एक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 2 स्तर पर? तो स्कूली जो शिक्षा है उसको साथियों 4 स्तर पर इसमें बांटा गया है। ठीक है, चारों स्तरों की मैं बात करूंगा आपके साथ। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। और ये आया हुआ प्रश्न साथियों, 4 स्तरों में पहला जो स्तर है वो है फाउंडेशन स्टेज, जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा। और ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसकी अवधि 5 वर्ष की रहेगी। और इसमें जो शिक्षण करवाया जाएगा बच्चों को वो गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाएगा, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे प्री प्राइमरी में रहेंगे 3 वर्ष तक, जो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, बाल वाटिका में, नंद घरों में या बालवाड़ी में पढ़ेंगे। और जो बचे हुए 6 से लेकर 8 वर्ष तक का समय है उसमें कक्षा 1 व 2 में वो पढ़ेंगे, जो विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में वो अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से पहली जो स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज है, पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। तो कितनी स्तर में या स्टेज में बांटा गया है विद्यालय शिक्षा को? 4 स्तर में। फाउंडेशन स्टेज जिसमें 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे, इसकी अवधि जो रहेगी स्टेज की 5 वर्ष की रहेगी, जिसमें प्री प्राइमरी होगी 3 वर्ष की और उसके बाद में 2 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा होगी। दूसरी जो आपकी स्टेज है वो प्री प्रेटरी स्टेज रहेगी। ठीक है, प्री प्रेटरी स्टेज, ये पहली स्टेज है, पहला स्तर मान लो, ये दूसरा स्तर है प्री प्रेटरी स्तर या स्टेज। साथियों, ये रहेगा आपके 8 से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। इसकी अवधि 3 वर्ष की रहेगी और इसमें प्रयोग आधारित शिक्षण कार्य होगा, यानी कि जो टीचिंग करवाई जाएगी वो प्रयोग के आधार पे, यानी बच्चों को प्रयोग करके सिखाया जाएगा। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। अगली जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज है, तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज की अवधि भी 3 वर्ष की रहेगी। ठीक है, और इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे शामिल रहेंगे। 11 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वो इसमें रहेंगे। और इसमें जो शिक्षण कार्य होगा वो विषय आधारित रहेगा। तो फाउंडेशन स्टेज में गतिविधि आधारित शिक्षण रहेगा, प्री प्रेटरी स्टेज में प्रयोग आधारित शिक्षण रहेगा, मिडिल स्टेज में विषय आधारित शिक्षण रहेगा, और अंतिम स्टेज है चौथी स्टेज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, चौथी स्टेज कौन सी है? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है उसमें साथियों आपके आलोचनात्मक शिक्षण, यानी कि आलोचनात्मक समझ को विकसित करने वाला शिक्षण होगा। विषय वस्तु का चुनाव इस समय बच्चा कर पाएगा। और इसमें इसकी जो अवधि रहेगी वो 4 वर्ष की रहेगी। कक्षा 9,
10, 11 व 12 के बच्चे इसमें आएंगे और 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेज हैं साथियों, ठीक है ना। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 4। फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। जिसमें फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष के लिए रहेगी, प्रीपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की है, मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष की है और 4 वर्ष की है आपकी सेकेंडरी स्टेज। इस प्रकार से जो वर्तमान में 10+2 का जो पैटर्न चल रहा है हमारी स्कूलों में, 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं, यानी कि 10+2 का पैटर्न अभी चल रहा है, उस पैटर्न को कौन सा पैटर्न रिप्लेस करेगा? 5, ठीक है, +3 मिडल वाली +4 सेकेंडरी वाली, यानी ये वाला पैटर्न इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप आराम से। तो ऑप्शन बी यहां से पहले प्रश्न का आंसर आपका बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दिशा, दीक्षा, निखार या परख? तो सही आंसर होगा परख। देखिए साथियों, परख PARAKH, ठीक है, परख यानी PARAKH। परख जो है वो देश के सभी स्टेट बोर्ड जो हैं उनके लिए मूल्यांकन के मानक डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन करना है, ठीक है। ये कार्य किसका होगा? परख का होगा। परख का अगर अपने फुल फॉर्म देखें तो वो है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। ये परख का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। जो विभिन्न जो स्टेट बोर्ड हैं अपने, उनके लिए ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, यानी मूल्यांकन के मानक कौन डिसाइड करेगा? परख करेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ये होते हैं। स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, ठीक है, जिसका अभी जो नाम कर दिया है वो है नेशनल एजुकेशन सर्वे। तो NAS का अब नाम क्या हो गया है? NES हो गया साथियों, ये ध्यान में रखिएगा। तो SAS, NES, इनका जो आयोजन है वो कौन करेगा? परख ही करेगा, ठीक है ना। तो परख ही इसका आयोजन भी करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी यहां सही आंसर होगा। ये प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है कि NAS का नया नाम क्या है? तो नेशनल एजुकेशन सर्वे है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सर्वे है। पहले इसका नाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे था, अब नेशनल एजुकेशन सर्वे इसका नाम हो गया है। और इसका आयोजन कौन करेगा? परख करेगा, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया गया? तो साथियों इसको ध्यान में रखिएगा, 2015 में अपनाया गया था। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है साथियों कर्नाटक। कर्नाटक में उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बीजेपी की थी। तो देश का पहला राज्य जो नई शिक्षा नीति को जिसने लागू किया वो कर्नाटक है। और दूसरा राज्य अगर पूछे तो वो मध्य प्रदेश है। MP दूसरा राज्य है, MP है दूसरा राज्य, पहला राज्य है आपका कर्नाटक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहां पर A सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 में। चलो जी, अगला प्रश्न है अपने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो साथियों शिक्षा का माध्यम किसे रखा गया है? कक्षा 5 तक के लिए बहुत साफ साफ शब्दों में बोला गया है नई शिक्षा नीति में कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई, कम से कम कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, ताकि अंग्रेजी का जो डर है वो बच्चों से निकाला जा सके। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर होगा।
कक्षा 8 तक भी इसे करवाया जा सकता है, ऐसी बात भी बोली गई है। और संभव हो तो आगे के स्तरों में भी इसका उपयोग जो वो इस फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कक्षा 5 तक तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही शिक्षा को करवाया जाए, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब 76वां संविधान 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। उस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को साथियों समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। राज्य सूची का विषय होने का मतलब है कि राज्य ही उसके ऊपर कानून बनाएगा। तो प्रत्येक राज्य की अलग अलग पॉलिसी थी एजुकेशन के लिए, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। तो इस समवर्ती सूची के विषय बनाने के बाद में केंद्र सरकार भी इसके ऊपर नियम बना पाएगी और उसी के तहत बाद में 1986 में नई शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति हमारे सामने आई। देश की पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? 1968 में की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई और ये नई शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई है। देश की तीसरी शिक्षा नीति है जो 1986 की शिक्षा नीति को रिप्लेस करेगी। याद रखिएगा 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में आंशिक संशोधन भी किया गया था। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। अब राज्य इसको माने या नहीं माने वो एक अलग चीज है। क्यों? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य इसको थोड़ा मॉडिफाई करके या अपने हिसाब से व्यवस्थित करके जो चीजें एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो राज्य को ठीक लगेगी वो तो राज्य इसमें से ले लेंगे, जो ठीक नहीं लगेंगी उसकी जगह कोई नई चीज ऐड करके नई शिक्षा नीति को वो लागू कर सकते हैं। एज इट इज लागू करें ऐसा आवश्यक नहीं है, ये दबाव नहीं है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे लगातार। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ईसीसीई जो शब्दावली है वो हमें पहले भी देखने को मिली है। कब? आरटीई 2009 में इसकी चर्चा हुई है साथियों। आरटीई 2009 में इसकी चर्चा जो है वो हुई है। ईसीसीई ये क्या है? ईसीसीई आरटीई में जब डिस्कस हुआ तो उसमें यही था कि भाई 6 वर्ष तक के बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, यही चर्चा आरटीई 2009 में हुई। लेकिन एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो उस एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अपने को बताना है, तो वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा साथियों, यही शब्दावली, यही पूर्ण रूप ईसीसीई का पूर्ण रूप, यही आरटी 2009 में भी काम में लिया गया था। तो ऑप्शन सी यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। तो किस लक्ष्य के अनुसार ऐसा है? तो एसडीजी 4 जो 2015 से संबंधित है, अभी हमने बात की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, इसको समझने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुका, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, समझने जैसा है भी नहीं, कुछ सीधे पॉइंट्स हैं, नियम है, वो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एसडीजी 4 का संबंध 2015 से है। ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान में रखना है।
और यह किससे संबंधित है? यह आपके समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य, जिसमें समावेशी कक्षा की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, वो SDG 4 में है, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादा SDG वगैरह के बारे में आपको जानना नहीं है, बस SDG 4 को आप याद रखिएगा, जो अपने एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8 की बात करें, वो क्या है? निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हालांकि ये दीक्षा पोर्टल का प्रश्न है, दीक्षा का प्रश्न है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो आपके सामने A, B, C और D 4 कथन दिए हैं और फिर नीचे 4 ऑप्शन हैं, और ये बताना कि कौन से कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो वाला आपको ऑप्शन चुनना है। एक बार सबसे पहले अपने कथन ही पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, दीक्षा पर ट्रेनिंग ली जा सकती है, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दी जा सकती। तो पहला ही कथन गलत है, एक तो ये कथन गलत है, यानी कि ए एक तो अपने लिए ठीक आंसर है। उसके बाद में इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, केवल अध्यापकों के लिए ही है ये पोर्टल। और इसके बाद में सी है, राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। और NCERT की बुक्स में जो आप चैप्टर के आगे जो QR कोड देखते हो ना, तो दीक्षा ऐप को ओपन करके उसको अपने सर्च करके काम में ले सकते हैं, टीचर्स के लिए है। इसके बाद में ऑप्शन डी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। तो साथियों बिल्कुल की जा सकती है, तो ये पॉइंट भी गलत है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर की जा सकती है, ये होता सही, नहीं की जा सकती है गलत है। तो अपने लिए ए और डी दोनों ही गलत कथन हैं। तो दीक्षा के लिए जो दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन जो नहीं है वो चुनने हैं। तो ए और डी कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, कथन ए और डी। चलिए जी, प्रश्न नंबर 8 में हो जाएगा 1। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब और किस वर्ष में की गई, या किस वर्ष में की गई? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1968 में प्रथम शिक्षा नीति भारत की जारी की गई थी, है ना। प्रथम शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? 1968 में प्रथम शिक्षा नीति। और दूसरी शिक्षा नीति जो जारी की गई वो 1986 में जारी की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1986, यानी ऑप्शन नंबर सी, दूसरी शिक्षा नीति। और इस दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया, आंशिक संशोधन कब किया गया? तो वो साथियों 1992 में किया गया, दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन। ठीक है, इस समय संशोधन किया गया था। और 2020 में आपकी तीसरी शिक्षा नीति जारी की गई है, जिसे अपने नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, NEP के नाम से जानते हैं, नई शिक्षा नीति NEP, जो 2020 में जारी की गई है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न नंबर 10। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन स्टेज जो वो 5 वर्ष की होगी, उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी, फिर आपकी मिडिल स्टेज 3 वर्ष की होगी, और सेकेंडरी स्टेज जो है वो 4 वर्ष की होगी। तो फॉर्मूला आपका बनेगा 5+3+3+4, 5+3+3+4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये जो अभी तक 10 प्रश्न हमने किए हैं, 10 के 10 प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न साथियों, 10 के 10 प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इनको, 10 प्रश्न एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया? अब इसके बारे में बात करने से पहले सुन लीजिएगा, थोड़ी सी बातें हैं कि जो समिति जिसने एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किया, उस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति। यह नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कस्तूरी रंगन यानी कि एनईपी 2020 के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? कस्तूरी रंगन है। के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं और इसरो के प्रमुख भी ये रहे हैं। तो इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, और पद्म विभूषण भी इन्हें मिला हुआ है। इनका नाम डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। तो इन्हीं के नाम पर फिर इस समिति का नाम कस्तूरी रंगन समिति रख दिया गया। इस समिति का जो गठन है वो कब किया गया, यानी कब इस समिति को बनाया गया? तो जून 2017 में इस समिति का गठन किया गया था कि भाई आप नई एजुकेशन पॉलिसी पर कार्य करिए। तो जून 2017 में इस समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति ने 31 मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है वो तैयार कर लिया, और 31 मई 2019 को कैबिनेट के सामने इसको प्रस्तुत इन्होंने कर दिया। ठीक है, और कैबिनेट ने बाद में इसे अंतिम रूप देने से पहले आम जनता से नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी राय मांगी, जो उन्होंने 30 जून 2019 तक आम जनता से भी इसके ऊपर सुझाव मांगे थे। यानी कि जून 2017 में कस्तूरी रंगन समिति बना दी गई। उन्होंने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया, कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर दिया। कैबिनेट ने उसे सीधा लागू न करने की बजाय आम जनता से 30 जून 2019 तक इसके ऊपर सुझाव मांगे, और फिर इसको अंततः 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई। तो मंजूरी कब मिली नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से? वो 29 जुलाई 2020 को मिली। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति इसका सही जवाब रहेगा। कस्तूरी रंगन समिति ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। साथियों एक है TSR सुब्रमण्यम समिति, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है? देखिए, नई शिक्षा नीति के ऊपर कार्य 2015 में शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, लेकिन इन्होंने जो मसौदा तैयार किया उसको सरकार ने नहीं माना, उसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद में 2017 में फिर ये कस्तूरी रंगन समिति बनी, और फिर 29 जुलाई 2020 को अपने नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई थी, जो बातें अभी हम कर चुके थे। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों तथा अध्यायों में बांटा गया है? यह प्रश्न भी अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भाग 28 अध्याय, 5 भाग 27 अध्याय, 3 भाग 26 अध्याय, या 4 भाग 27 अध्याय। तो साथियों कितने भागों में इसको बांटा गया है? इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको 4 भागों में और 27 अध्यायों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो स्कूल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें अध्याय 1 से 8 तक शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो लिखने की तो क्या आवश्यकता, वैसे ही बता देता हूं। भाग 1 स्कूल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें अध्याय 1 से 8 तक शामिल किया गया है। भाग 2 जो है वो उच्च शिक्षा यानी कॉलेज एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें अध्याय 9 से 19 तक शामिल किए गए हैं। भाग जो 3 है उसमें अन्य जो केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है, और इसमें अध्याय 20 से लेकर 24 तक शामिल हैं। भाग जो 4 है उसमें क्रियान्वयन की रणनीति दी गई है, यानी कि एनईपी का क्रियान्वयन कैसे होगा उसकी जो रणनीति है वो भाग 4 में दी गई है, और अध्याय 25 से 27 इसमें शामिल हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि एनईपी 2020 4 भागों में और 27 अध्याय में विभक्त है, जिसमें पहला जो भाग है, भाग 1 जो है
वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है और वही अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, प्रश्न अपने वहीं से आएंगे एग्जाम में। हालांकि उच्च एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन की भी कुछ बातें अपने अगर देख लें तो वो भी गलत नहीं है, बाकी प्रश्न अपने इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो ऑप्शन 4 यहां आपका सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा खालिस्तान विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान सुनिश्चित किया जाना है। कक्षा 3 तक, कक्षा 1 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 4 तक। तो साथियों आपको ध्यान होगा अगर आपने एनईपी के बारे में चर्चा सुनी है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान, फंडामेंटल, एक मिनट, FLN, हाँ, कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसकी नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है, मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान यानी FLN ज्ञान सुनिश्चित किया जाना है। कहां तक? कक्षा 3 तक, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कक्षा 3 तक ये सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन असत्य है वो आपको बताना है, यानी असत्य कथन को आपको ढूंढना है। पहला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य कथन है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, जो अभी हमने बात की थी। तो ये कथन भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें तो असत्य कथन ढूंढना है। ये तो सत्य कथन है, ये तो अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात 35:1 हो। और डी है, संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती करने पर जोर। तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। ये कथन बिल्कुल गलत है। एनईपी 2020 के संदर्भ में जो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो। 30:1 हो तब भी चलेगा, लेकिन इससे कम कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जहां सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वहां ये रेशियो जो है वो 25:1 या इससे कम होना चाहिए, है ना। सामान्य बच्चों के लिए 30:1, लेकिन जहां आपके पिछड़े और जो सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं वहां ये जो रेशियो है, अगर वो उन बच्चों की संख्या स्कूल में ज्यादा है, पिछड़े बच्चों की संख्या, तब ये रेशियो 25:1 या इससे कम होगा, ऐसी बात बोली गई है। तो निश्चित ही यहां ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो भाई, अगर आपको प्रश्नों में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। प्रश्न नंबर 15 अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा से विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने का विकल्प मिलेगा? यह बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। किस कक्षा से बच्चों को विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा? तो कक्षा 9 से ये अवसर मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और साथियों, अभी अपने विषय चुनने का जो अधिकार है वो कक्षा 10 से है ना। बच्चा अपने सब्जेक्ट चुनता है, तो विषय का चुनाव करने का अधिकार जो है वो कक्षा 9 से ही मिल जाएगा। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कक्षा 9 से वो विषय का चुनाव कर सकता है और विदेशी भाषा भी सीख सकता है। वहीं कोडिंग डिकोडिंग सीखना कब से शुरू हो जाएगा? कक्षा 6 से। कक्षा 6 से बच्चा कोडिंग डिकोडिंग सीखना शुरू कर देगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। चलो, प्रश्न नंबर 16 है, RSCERT द्वारा स्कूली शिक्षा से पहले बच्चे को तैयार करने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? सार्थक, विद्या प्रवेश, हमारा विद्यालय या परख? देखिए साथियों, जैसे नेशनल स्तर पे आपकी NCERT है, NCERT
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर से सुन लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये है, राज्य स्तर पे क्या हो जाएगी ये SCERT, क्या बोलेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अगर अपने राजस्थान की बात करें तो इसके आगे R लगा दिया गया, इसको बोल दिया RSCERT, जो कहाँ पे है, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। RSCERT कहाँ है, अपने उदयपुर में साथियों इसका मुख्यालय है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो RSCERT द्वारा स्कूली शिक्षा से पहले बच्चे को तैयार करने हेतु, स्कूली शिक्षा बच्चे की कक्षा 1 से प्रारंभ होती है और जब वो 6 वर्ष का हो जाता है तब प्रारंभ होती है। उससे पहले बच्चे को तैयार करने हेतु अपने राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो अपने राजस्थान में साथियों कार्यक्रम चलाया गया है सार्थक विद्या प्रवेश, हमारा विद्यालय या परख। तो इसमें आंसर होगा विद्या प्रवेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जिसको स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम भी बोलते हैं। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम या विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसमें पाठ्यक्रम में अक्सर, यानी कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा विद्या प्रवेश का, उसमें अक्षर, आकार और रंग, संख्या, है ना, इनको सिखाने के लिए रोचक विधियां अपनाई जाएंगी। रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, संख्या अंक की बात होगी, आकार, विभिन्न आकारों का ज्ञान, रंग का ज्ञान करवाया जाएगा, ठीक है। जिससे बच्चे में जब गतिविधि करवाएंगे तो बच्चे में क्या बढ़ेगी, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और यही मुख्य रूप से चाहा गया है कि बच्चा जो पढ़ाई से जुड़े। तो इस वजह से ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम जो है वो स्कूली शिक्षा से पहले बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए, उसको तैयार करने के लिए चलाया गया है RSCERT उदयपुर के द्वारा। तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम इसका नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, यह प्रश्न अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, इस प्रश्न को ध्यान में रख लीजिएगा। भाई आ गया तो मेरे सामने अभी तक ये नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये मत ये बता देता हूं, चाहे कभी भी पूछ लिया जाए, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आएगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक और ये भी उद्देश्य है कि जो FLN यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए भी ये कार्यक्रम आवश्यक है, क्योंकि इसमें बच्चे को संख्या ज्ञान बहुत गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीकों से करवाया जाएगा। तो कक्षा 3 तक जो अपना FLN का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ के जब बच्चे चले जाते हैं वो उसमें गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा गतिविधियों से सीखेगा तो वो बचपन से ही क्या हो जाएगा, फिर पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो जाएगा, तो वो पढ़ाई छोड़ेगा नहीं बीच में, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो और एक इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे को विद्यालय से जोड़ना। तो ये 2-3 इसके उद्देश्य हैं। चलो प्रश्न नंबर 17 है, NEP 2020 के संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो देखना है। अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। तो ये तो ठीक बिंदु है, अपने को सही नहीं है वो बताना है। अगला, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। बिल्कुल सही बात है, NEP 2020 में शिक्षक और संकाय को सीखने का केंद्र माना गया है। CECCE कार्यक्रम को महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजाति मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सारे कथन सही हैं, इसलिए अपने को वो कथन देखना था जो सही नहीं था, लेकिन सारे ही सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ सही आंसर होगा, क्योंकि सारे कथन बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। चलो अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य स्तंभ नहीं है। अब साथियों आपको
ये प्रश्न भी बहुत जल्द एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न भी, अभी तक ये प्रश्न भी नहीं आए। तो सबसे पहले एनईपी 2020 के मुख्य 5 स्तंभ कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आप छांट पाओगे कि भाई कौन सा स्तंभ में शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या है? जवाबदेही, समान भागीदारी, स्वतंत्रता और गुणवत्ता। देख के आपको नहीं समझ में आएगा, स्वतंत्रता भी लग रहा है, गुणवत्ता भी लग रहा है, समान भागीदारी भी लग रहा है, जवाबदेही भी लग रहा है, तो कौन सा होगा? तो साथियों जो 5 एनईपी 2020 के मुख्य जो स्तंभ हैं, मुख्य स्तंभ कितने हैं इसके? 5 मुख्य स्तंभ हैं। एक तो साथियों एक्सेस यानी सब तक पहुंच, तो सब तक पहुंच जो है वो है एक स्तंभ, तो एक्सेस सब तक पहुंच। दूसरा है समान भागीदारी, इक्विटी, और तीसरा है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। चौथा है अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती, और पांचवा इसका अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं, एक तो एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी। ये 5 साथियों मुख्य स्तंभ हैं एनईपी 2020 के। तो यहां आपका आंसर होगा सी, फ्रीडम इसका कोई भी स्तंभ नहीं है एनईपी 2020 का, तो स्वतंत्रता इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो जी 19 नंबर प्रश्न अपना, एनईपी 2020 के संबंध में निम्न में से सही है यानी सत्य कथन आपको देखना है। पहला, कॉलेजों में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाओं के स्थान पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होगा, जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाएगा। देखिए जब अपने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं अपने कॉलेजों के, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अपने अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो इसमें यह किया गया है कि एक ही एग्जाम होगा पूरे देश में, जो एनटीए के द्वारा लिया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। सीईटी उस परीक्षा का नाम होगा। बिल्कुल ठीक पॉइंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी व भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम के समकक्ष व वैश्विक मानकों के मर्स की स्थापना की जाएगी, यानी कि जैसे आईआईटी और आईआईएम हैं उन्हीं के समकक्ष एक और इंस्टीट्यूट अपने बनाया जाएगा इंडिया में, जिसका नाम होगा मर्स, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। भाई आईआईटी है वो आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, इसके अलावा आईआईएम है बिजनेस के क्षेत्र में है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे विषय हैं। तो उन विषयों के लिए इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के लेवल की एक और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा मर्स यानी बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये इसका नाम होगा मर्स, जिसको अपने शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। सी है विदेशों में भारतीय संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। यह पॉइंट भी अपने आप में सही है। तो ऑप्शन डी, सारे कथन बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के किस अध्याय में बहुभाषिता की बात कही गई है? बहुभाषिता की बात किस अध्याय में कही गई है? देखिए साथियों, एनईपी 2020 के किस अध्याय में बहुभाषिता की बात की गई है, ये अपने को प्रश्न पूछा है। तो अध्याय 1, 2, 3 या 4। तो मैंने आपको बताया था कि एनईपी को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहला भाग स्कूल शिक्षा से संबंधित है, और स्कूली शिक्षा में कुल मिलाकर के 1 से लेके 8 तक अध्याय शामिल हैं। उन अध्यायों का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें जो चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय जो है उसमें बहुभाषिता की बात की गई है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि जो प्राथमिक एजुकेशन है वो मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में होगी, उसके बाद में जो हिंदी भाषा है या कोई और वहाँ की जो भाषा है वो, और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन होगी। ऐसी बात इसमें आपके अध्याय नंबर 4 में की गई है। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
और कक्षा 9 से बच्चा विदेशी भाषाओं को सीख पाएगा, ऐसी बातें इसमें की गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर आपका रहेगा। इस प्रकार एनईपी 2020 के संबंध में ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और लगभग चीजें इससे आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं प्रश्नों में से घूमता हुआ आपको दिख जाएगा, या फिर जो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दी है उसमें से प्रश्न निकल जाएगा। इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको निश्चित ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको समस्या आ रही है, चाहे वो भले ही जीके का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बताइए, उसको कोशिश मैं करूंगा कि बहुत सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं और उस टॉपिक का भय आपके दिमाग से निकाला जा सके। ठीक है, चलिए जी, मिलेंगे अगले वीडियो में। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रेड 3 का जीके अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार डेमो वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना। ठीक है, चलिए जी, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।